जमाई ने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुबुही को कि जो इस्लाम से बाहर शादी करे वो शादी हराम और शादी से होने वाला बच्चा हराम। एग्जैक्ट यही शब्द थे। और उस जगह पर कोई भी हो तो मुझे लगता है कि उसका रिएक्शन ऐसा ही हो सकता है और ऐसा ही होना चाहिए, और शायद मैं होती तो मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही होता। ट्रैप इनका रहता है, ये लोग जब भी इनको लगता है कोई बात या कोई इस तरह का नैरेटिव आगे बढ़ता है, ये हैकल करना शुरू कर देते और पूरी डिबेट को हाईजैक कर लेते हैं। और सबसे मजे की बात है कि इनको बड़ी इज्जत और सम्मान भी मिलता है। इनको बार बार ये लोग करते हैं डिबेट में, मौलाना रशीदी हो, शोएब जमाई हो, इनके आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि जिसमें अगर एक भी वीडियो के को आधार बनाकर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए तो ये जेल में नजर आएंगे। लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और इनको टीवी डिबेट्स पे भी ससम्मान बुलाया जाता है। मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात पर कि वो लोग जो देश के धर्म के विरोध में बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, उनको किस बिना पर आप डिबेट में इतने सम्मान के साथ बुलाते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करने वाले हैं उसी प्रकरण की जो आज बड़ी सुर्खियों में है, और हमने कुछ थोड़ी बहुत तो इसके बारे में बात आपसे की है, लेकिन अब हम आपको सुनवाते हैं आंखों देखा हाल शोएब जामई की ठुकाई का। और आंखों देखा हाल कौन? अंबर जैदी जी सुनाएंगी आपको, क्योंकि अंबर जैदी जी जो हैं उनको आपने उस क्लिप में देखा होगा, वो सुबुही खान को पकड़ रही हैं। क्यों पकड़ रही थी आप उनको? आ, अम, संजय जी, पहले तो सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर से आपने अपने बहुत ही जो प्रसिद्ध आपका चैनल है यूट्यूब उस पर बुलाया, उसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। और जो सवाल आपका है वो ये है कि कल 1:30 बजे न्यूज 18 के एक शो की रिकॉर्डिंग थी जो 72 हूरों के को लेकर थी, और उस पर चर्चा हो रही थी। अमन चोपड़ा का उसकी शो की रिकॉर्डिंग थी और शो की रिकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा हो चुकी थी, और बहस का जो मोड था वो कहीं न कहीं एक्सट्रीमिज़्म की तरफ बात चल रही थी कि किस तरह से जो ब्रेन वॉश किया जाता है और किस तरह से जो एक एलिनेशन क्रिएट किया जाता है, वो सारी तरफ से जो सुबुही और मैं हमारी तरफ से ये एक पूरा कहना था। लेकिन उधर से कहीं न कहीं वो मंकी बैलेंसिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, या फिर दूसरे धर्म के अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देकर या गलत तरीके से ओछे जो टिप्पणियाँ करके उस तरह की कोशिश की जा रही थी, और उससे भी बात नहीं बनी। तो शोएब जमाई ने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुबुही को कि जो इस्लाम से बाहर शादी करे, वो शादी हराम और शादी से होने वाला बच्चा हराम। एग्ज़ैक्ट यही शब्द थे। और उस जगह पर कोई भी हो तो मुझे लगता है कि उसका रिएक्शन ऐसा ही हो सकता है और ऐसा ही होना चाहिए, और शायद मैं होती तो मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही होता। देखिए संजय जी, अ, हम सब जो पब्लिक लाइफ में है काफ़ी समय से, और हमें बहुत सारी गालियाँ और धमकियाँ मिलती हैं। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह की घटना हो चुकी है। मेरे पिता के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आज जो सुबह खान, उनका भी यही कहना है कि मेरे बेटे की बात है, और मैं अपने बेटे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, 6 साल उसकी उम्र है, और मैं उसको लेकर इस तरह की बातें नहीं सुन सकती, और जो कि मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है। कोई भी उस जगह पे हो, उसको राष्ट्रीय चैनल पर। सुबुही खान के पति हिंदू हैं? जी, उनके पति हिंदू हैं और उन्होंने हिंदू से शादी की है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जो कि भारत के जी, संविधान के तहत जायज़ है। तो मुझे जी। लगता है कि भारत में होकर जो संवैधानिक है, और राष्ट्रीय चैनल पर अगर आप इस तरह की बात एक महिला के लिए करते हैं कि उसकी शादी हराम और उससे होने वाला बच्चा हराम, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? उसके बाद जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया नाटक कर रहा है। आप कभी भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो लोग जो महिलाओं को लेकर गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली देते हैं, उनको लेकर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं आती या कोई क्लियर स्टैंड नहीं आता। वो कहीं न कहीं सबको एक ही पूरे उसमें नाव में सवार करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये सब बिकाऊ हैं, ये सब ड्रामा करने के लिए आते हैं। शोएब जमी जैसे लोग जो गाली देते हैं महिलाओं को, जो मुद्दे के ऊपर कभी कोई क्लियर स्टैंड या एक्चुअली काउंटर नहीं कर पाते, उनको इस तरह का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है, और मीडिया चैनल्स को भी
इस तरह के घटिया लोगों को टीवी डिबेट्स में बुलाना बंद कर देना चाहिए। और मैंने तो आज से ही, इनफैक्ट कल से ही जो वो घटना हुई, मेरे दिल पे एक अजीब-सी वहशत हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिस ऑल ऑफ अ सडन ऐसी तोड़-फोड़, कुर्सी, जूता, चप्पल, लात और घूंसे, थप्पड़, पता नहीं क्या-क्या 1 डेढ़ मिनट के अंदर हुआ, तो बहुत ही हॉरिफाइंग था। अगर आप इस स्टूडियो में बैठकर आप सेफ नहीं हैं, तो हम बाहर के का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को, उनको डिबेट्स में बुलाना बंद करना ही होगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग कोई भी पॉज़िटिव या किसी भी तरह का कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस तरह की वो बहस या कि जिस तरह का नैरेटिव वो रखते हैं। अ, आपके समक्ष शोएब जामई के अलावा और कौन था? शोएब जमई और दूसरे थे मुमताज़ आलम रिज़वी और इधर से सुबी खान और मैं। ओके। ठीक है, तो ये बताएँ कि जो हमने जो क्लिप देखी है, जी। वो क्या शोएब जामई की ठुकाई का पूरा वीडियो है या इसमें कुछ और भी है जो हमसे मिस हो रहा है? संजय जी 2 वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं और कहीं-कहीं पे पूरा 1 वीडियो है, तो शायद स्टूडेंट्स जो बच्चे थे ऑडियंस में, उनमें से किसी ने बनाया है क्योंकि वो हिस्सा शो पर ऑन एयर तो नहीं हुआ क्योंकि सारी चीज़ें ताबड़तोड़ हो गई थी। और जिस तरह से पूरी स्थिति हुई सामने, तो वो मुझे लगता है कि वो शो में दिखाने लायक था भी नहीं। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो 1 डेढ़ मिनट के अंदर ही हुआ और वो पूरे सारी चीज़ें उस वीडियो में देखी जा सकती हैं। लेकिन या वीडियो दूसरे से बनाया गया था। शोएब जामनी ने इनफैक्ट सुबुह के ऊपर जूता भी उठाया और उनकी उँगली भी ये वाली उँगली उनकी यहाँ हुँ, से नीली भी हुई है। तो उन्होंने भी मारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सुबुही का रिएक्शन था क्योंकि उनको लेकर गाली दी गई और जो कि जेन्युइन रिएक्शन था। किसी के लिए भी ऐसा ही किसी को भी ऐसा ही हो सकता है। तो उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि शोएब जामनी ने कुछ नहीं किया, वो पिट कर आ गए। उन्होंने भी सुबुह के ऊपर हाथ उठाया और मुझे लगता है कि एक महिला के ऊपर गाली देने के बाद अगर आप हाथ उठाते हैं, तो बहुत ही ये एक शर्मिंदगी वाली बात है। और उसके 2 मिनट बाद वो उनसे माफ़ी भी माँगने लग गए कि अब तो हमारी बहन है, ये बच्चा तो हमारा है। तो ये जो डुअल फेस है, समझ में नहीं आता, या तो कोई बहन है और कोई बहन है तो आप उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप किसी को ऐसा समझते हैं, तो फिर आप उसको बहन नहीं बोल सकते। तो दोनों में से कोई एक बात ही सच हो सकती है। इसको तो मैं क अभी थोड़ा कुछ ही दिनों से देख रहा हूँ कि ये अचानक प्रोमिनेंस में आया है और वैसे भी जो है वो चैनल्स की प्रवृत्ति होती है कि जो जितना ज़्यादा खारा बोले और जितना ज़्यादा अम, ऐसी बातें बोले जिससे जो है वो पब्लिक राउज़ हो, जिससे रिएक्शन हो, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं। इनको कोई गंभीर चर्चा तो करानी होती नहीं है, इनको तो इसी जी। प्रकार के काम कराने होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेंडेंसी है चैनल्स की, वो बड़ी ख़राब है और जी, ये बिल्कुल। शोएब जामई जो है, ये अचानक कहाँ से प्रोमिनेंस में आ गया? ये तो कहीं था भी नहीं। संजय अच्छा जी, ये अपने आप ये को कहता है कि जामिया का स्कॉलर है। ये क्या ये जामिया में प्रोफ़ेसर है? इसमें कितनी सच्चाई है? संजय जी 2019 में जब ये शाहीन बाग वाला प्रकरण हुआ था, उस समय से इन्होंने खुद को कहा कि मैं शाहीन बाग का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। और जो शाहीन बाग के रियल कोऑर्डिनेटर्स थे, जो वो सारी चीज़ें जिन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्होंने इनकी मार-कुटाई भी की थी। इनको बुलाया था कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम लोग तो मीडिया में ही अच्छा, नहीं जा रहे हैं। आप मतलब क्यों ये झूठ बोल रहे मार-कुटाई हैं? इनकी हालाँकि होती रहती है अक्सर। वो पीछे से हुआ था, वो ऑन स्टेज नहीं हुआ था। लोगों ने इनको सेट किया कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारे में से नहीं हो, लेकिन वो मामला सेटल हो गया। फिर ये अपने आप को इन्होंने टीवी पर उसको आधार बनाकर एक प्रोमिनेंस हासिल की और खुद को ये बहुत बड़ा नेता और बहुत बड़ा अपने आप को समझते हैं। और उनको लगता है कि वो बहुत बड़े कोई नेता बन गए हैं या उनको कुछ बहुत बड़ा उन्होंने समाज में कंट्रीब्यूशन किया है। जबकि वो मेरे सामने ही, मैं बहुत सालों से, पिछले 8-9 साल से मीडिया में एक्टिव हूँ, मुझे सब काफ़ी लोगों का पता है कौन कब आया, कितने दिन आया, कौन कब से एक्टिव है। मेरे सामने वो बैठकर झूठ बोलते हैं कि मैं 2016 से टीवी पे आता हूँ और ये सारी बातें। तो झूठ का कोई इलाज नहीं होता। बेशर्मी से मैं आपके सामने कोई झूठ बोले जाऊँ, जबकि आपको पता है कि सच क्या है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। वो जामिया से पीएचडी कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि जामिया के प्रोफ़ेसर हैं। तो ये बात भी वो जबकि अपने प्रोफ़ाइल में लिखते हैं, तो काफ़ी सारी हद तक झूठ बोलते हैं। आप जो हैं, वो अपनी सच्ची पहचान बताइए और सच बोलकर आप जो काम करना चाहते हैं, वो करिए। आप पहले कुछ बोलते हैं, फिर आप उसी स्टैंड को आप वापस ले लेते हैं। तो जो एक आपकी आइडियोलॉजिकल इन डेप्थ जो एक आपका कहीं न कहीं कन्विक्शन उसमें नज़र नहीं आती कि आप
किस तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं कि अपनी एक वीडियो जो एक उनका इंटरव्यू का वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि आप अखंड भारत की बात करते हैं तो हम 25 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान, 25 करोड़ पाकिस्तान के, 25 करोड़ भारत के, फिर हमारे 250 से ज़्यादा सांसद होंगे और हम बन जाएँगे, फिर मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा तो बनाइए अखंड भारत। तो ये जो मानसिकता है, तो वो कहीं न कहीं बाहर आ जाती है और इस तरह की मानसिकता को टीवी के जो बड़े-बड़े शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको सोचना होगा कि किस तरह के लोगों को और किस तरह का नैरेटिव वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देश जिस दौर से गुज़र रहा है, इस तरह के लोगों को, क्योंकि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया है। वो जब से आए हैं, वो ओवर वो हाइपर एक्टिव मोड में नज़र आते हैं। और जो वो पहली डिबेट उन्होंने की थी, पहली डिबेट उनकी मेरे साथ ही हुई थी टीवी 9 पे। और अच्छा। उस वक़्त ट्रिपल तलाक का मुद्दा ऑलमोस्ट बिल सारा पास हो गया था। बस वो सारा कुछ उसी समय की बात है, हुँ, 2019 की, हुँ। जब लोकसभा से ये संसद में बिल पास हुआ है। तो जी। तभी आए थे, तभी उन्होंने मुझ पे इतना ज़्यादा अटैकिंग मोड में, और इनफैक्ट वो कल यही बात भी कर रहे थे कि आपको तो याद होगा, हम तो ऐसे-वैसे। मैंने कहा मुझे पता है कि आप तैयारी से आए थे, कि नहीं आपको तो मैं जानता भी नहीं था। मैंने कहा अच्छा आप इतने भोले वाले हो, मुझे पता है। खैर वो उनका ये एक उनका पैटर्न रहा है कि जो सामने होता है उसको पर्सनली वो अटैक करते हैं आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और फिर वो ऑफ रिकॉर्ड सॉरी बोल के पैसिफाई करते हैं कि आप तो हमारी बहन हैं, अरे हम तो ऐसे हैं, वैसे हैं। तो वो 2 चेहरे नज़र आते हैं उनके, और ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये इसी तरह की बात है जैसे कि कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो पहले प्रोवोक करेंगे और जब प्रोवोकेशन के बाद सामने वाला जब रिएक्ट करेगा, जैसे नूपुर शर्मा के केस में हुआ था, क्योंकि पहले प्रोवोक किया था उसको तस्लीम रहमानी ने जी। नूपुर शर्मा को, और जब हुँ, उन्होंने रिएक्ट किया तो ये पूरा जो इकोसिस्टम बैठा रहता है, फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि साहब की इस्लाम की तौहीन होगी या हुँ, जी। गुस्ताखी होगी या इस तरह की, और सब फिर सर तन से जुदा वाला गैंग आ जाता है। क्या हुँ, ये यही इस तरह की करता रहता है? क्योंकि मैंने देखा है कई बार ये जो है वो हिंदू धर्म के प्रति जो है वो कई तरह के कटाक्ष करता है और कई तरह की गंदी बातें बोलता है, और फिर जब सामने वाला जी। रिएक्ट करता है तो उसके बाद फिर वो लंबे-लंबे ट्वीट्स लिखता है। आजकल तो लंबे ट्वीट्स वाली परंपरा आ गई ना। अभी मैं देख रहा हूँ, जी, एक राइट। बड़ा पूरा इसने अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया। इसी तरह से उसने अपना पूरा एक लंबा एक्सप्लेनेशन जो है उसके बारे में भी दिया, जब वो बोला था अखंड राष्ट्र के बारे में। उसके बाद में भी बात जी। कह रहा है कि ये भूखे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी क्या करेंगे, इस तरह की बातें। ये है क्या? ये अजीब-सा एक ऐसा कोई वो ही है संजय जी, जो आपने और पूरा इस सस्ती विश लोकप्रियता प्राप्त करने का एक कि साहब कि इससे इसके फॉलोअर्स बढ़ जाएँ या इसकी टीआरपी बढ़ जाए। कुछ और भी संजय लोग जी। हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ। हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल आपने बहुत सही आपका ये सवाल है। और ये पैटर्न मैंने काफ़ी सालों में ऑब्ज़र्व किया है, जो आपने विश्लेषण अभी रखा है अपना ब्रीफ में। ये लोग क्या करते हैं, जो लोग कन्विक्शन के साथ अपनी बात रखने के लिए आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उनको हैकल करने के लिए, और वो नैरेटिव आगे ना बढ़े, उसको कहीं न कहीं वहीं पे वो हाइजैक करके उनको ऐसा फँसाने की कोशिश करते हैं कि वो वहीं पे फँस जाएँ, और खुद उसमें विक्टिम साबित हो जाएँ और दिखाएँ कि देखिए ये लोग जो कर रहे हैं, वो धर्म के, इस्लाम के खिलाफ है। और पूरी इस डिबेट में, कल की ही डिबेट का मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताती हूँ कि जब इस पूरे मुद्दे पे बहस हो रही थी, तो जो दूसरे वाले साथ टोपी वाले मुमताज़ आलम रिज़वी, तो उन्होंने हुँ। कहा कि हिंदू धर्म में जो महिलाएँ हैं, वो मर्दों के ऊपर चढ़-चढ़ के होली के रंग लगाती हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते। ये किस तरह का जस्टिफिकेशन या आर्गुमेंट था? मैंने कहा कौन-सी महिलाएँ चढ़-चढ़ कर मर्दों के ऊपर रंग लगाती हैं? बोले आपको क्या पता है? आप क्यों बोल रही हैं? बड़ी पारसा हो ना तुम। तो इस तरह की जो मानसिकता है इनकी क्या महिलाओं को क्या है लेकर, बड़ी? पारसा मतलब आप बड़ी शरीफ हो। पारसा मतलब पारस का पत्ता, जिसको कभी हुँ, पारस हुँ, कहते हैं ना, हुँ। बड़ी हुँ, पारसा मतलब हुँ, बहुत हुँ, शरीफ। हुँ। बड़ी पारसा हो ना, जो इस तरह की मतलब बात रहे। अब आपको तो एक तरह से लांछित करने का प्रयास किया। जी, जी, जी। हाँ। तो ये लगातार महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन वो थ्रू आउट कर रहे थे, और हमेशा ही ये ऑब्जेक्टिफाई करते हैं औरतों को। और कहीं न कहीं एक ट्रैप इनका रहता है, ये लोग जब भी इनको लगता है कोई बात या कोई इस तरह का नैरेटिव आगे बढ़ता है, ये हैकल करना शुरू कर देते हैं और पूरी डिबेट को हाईजैक कर लेते हैं।
और सबसे मजे की बात है कि इनको बड़ी इज्जत और सम्मान भी मिलता है, इनको बार-बार ये लोग करते हैं डिबेट में, मौलाना रशीदी हो, शोएब जमाई हो, इनके आपको इतने सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे कि जिसमें अगर एक भी वीडियो के को आधार बनाकर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो ये जेल में नज़र आएँगे। लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और इनको टीवी डिबेट्स पे भी ससम्मान बुलाया जाता है। मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात पर कि वो लोग जो देश के, धर्म के विरोध में बड़ी-बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, उनको किस बिना पर आप डिबेट में इतने सम्मान के साथ बुलाते हैं? अगर आप किसी को चर्चा के लिए बुला रहे हैं किसी राष्ट्रीय चैनल पर, तो उसके पीछे का एक आधार होता है, उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं, उसकी नॉलेज समाज में ग्राउंड पे कोई काम हो, तभी तो आप किसी को बुलाएँगे, किस आधार पे बुलाएँगे क्योंकि वो देश के खिलाफ बड़े-बड़े बयान दे रहा है, वो महिलाओं को बेइज़्ज़त कर रहा है, वो देश और धर्म के खिलाफ गलत बातें कर रहा है, ये कोई क्रेडेंशियल या कोई आधार हो सकता है किसी को टीवी डिबेट में बुलाने का? तो पिछले कुछ सालों में तो इतने कुकुर-मुत्तों की तरह ऐसे लोग उभरे हैं और उनको लगता है कि वो 4 डिबेट में आ जाएँगे, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करेंगे, वो वायरल हो जाएँगे और फिर वो अगले मोदी जी को बस वही रिप्लेस करेंगे। उनको लगता है 4 डिबेट कर ली और बहुत बड़े वो ऐसी राजीव गांधी स्टाइल ऐसे शॉल डालेंगे, वो कैसे डाल देते हैं ऐसे-ऐसे करके, बस अब उसके बाद वो नेता बन गए और हो गए वो प्रधानमंत्री अगले वो ही बने। तो कहीं न कहीं एक हॉलोनेस बहुत नज़र आती है ऐसे लोगों के जो कहीं न कहीं जो आइडियोलॉजी है वो कहें, कोई आइडियोलॉजिकल उनके अंदर वो गहराई नज़र नहीं आती। लेकिन सिर्फ़ वायरल हो गए, हर किसी का बस यही है कि हम वायरल हो जाएँ, हिट हो जाएँ और बस हमारा पॉलिटिकल करियर सेट है। तो राजनीति को लेकर भी कहीं न कहीं बहुत हल्कापन लोगों के अंदर नज़र आ रहा है। जो कि नेता हो बनते थे, समाज में लोगों के बीच बड़ी मेहनत और लोगों से जुड़ाव होता था। अब सिर्फ़ सोशल मीडिया ही उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे हमने बस चंद लाइनें लिख दी, कोई वायरल भड़काऊ बयान दे दिया और हम बस नेता बन गए। ये अब चीज़ें बदल गई हैं। कल मैं देख रहा था, कल जब ये जो है अपनी सफाइयों में लंबे-लंबे ट्वीट लिख रहा उसी था, वक़्त तो इमीडिएटली बोल रहे थे कि मैं माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ विदिन 2 सेकंड्स। जब लंबे-लंबे ट्वीट इन्होंने अपनी सफाई में लिखे, तो मैंने हुँ, देखा बहुत सारे हुँ। अ, मुस्लिम जो थे, वो इनको बुरा-भला कह रहे थे कि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं, वही हमारी इज़्ज़त खराब करते हैं। और आज के दिन जो हो रहा है कि ये पूरी तरह से कि हिंदू समाज में एक वितृष्णा का वातावरण जागृत हो रहा है मुसलमानों के प्रति, उसके लिए तुम्हारे जैसे लोग ही ज़िम्मेदार हैं। तो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी तरह से देखें आप, तो ये सब काम बहुत सारे मुल्ला मौलानाओं को जब से हमारे पहले तो कांग्रेस में मुल्ला मौलाना को कोई स्पेस मिलता नहीं था। उसके बाद जब जी। से गांधी जी ने इनको स्पेस दिया, वो इंडिपेंडेंस के बाद से भी कंटिन्यूड है, आज भी कंटिन्यूड है। जब भी मुसलमान बुलाना होता है, तो जब तक उसकी पूरी दाढ़ी और टोपी। बिना मूंछ वाला और लंबी दाढ़ी वाला नहीं हो, तब तक उसको बुलाता ही नहीं है। जी, बिल्कुल। यानी मैं देखता हूँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको बुलाया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल, बिना दाढ़ी वाला तो तौबा तौबा, चले गए बुलाया हैं। ही नहीं जाएगा। ये हमारे वो चैनल्स की जो स्थिति है बहुत अधिक खराब होती जा रही है, इसलिए भी कि ये इन इश्यूज़ को समझते ही नहीं है। ये जानते भी नहीं है कि ये हुँ। 1947 का पार्टीशन का वन वन ऑफ द मेन रीज़न्स, मुख्य कारण जो है वो गांधी जी द्वारा इन लंबी दाढ़ी बिना मूंछ वाले लोगों को तरजीह देना है। संजय जी, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। इनफैक्ट मैं पिछले लगभग 2 साल से मैंने 2-4 लोगों की एक लिस्ट बनाई हुई है और मैं चैनल वाले जब भी किसी शो के लिए कॉल करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं इन-इन लोगों के साथ नहीं बैठूँगी और मेरा क्राइटेरिया है कि मैं कभी किसी जाहिल आदमी के साथ बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप हैं, आप मुझे पता है कि आप बहुत पढ़े-लिखे हैं, समझदार इंसान हैं। अगर मैं आपके साथ कोई चर्चा कर रही हूँ, तो मुझे इतना पता है कि मैं आपसे कुछ सीख कर जाऊँगी। एक जाहिल आदमी के साथ आप बैठकर खुद को बेइज़्ज़त करते हो और वो आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अगर आप कोई बात करते हो, तो वो बदतमीज़ी करता है, अटैक करता है। तो ऐसे में आप अपनी खुद की बेइज़्ज़ती करवाते हो। और ये लोग जब इनके सामने वो लोग मना नहीं उनके एक्स-वाई-ज़ेड बंदे के साथ नहीं बैठना, तो 2-4 दिन तो नहीं बिठाएँगे, फिर वो बिना बताए लास्ट मोमेंट पे बोलेंगे, "अरे! अरे! हम भूल गए थे, दिमाग से निकल गया था।" तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जिनका मुझे पता है कि वो 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन टोपी लगाकर आ जाते हैं और उनके पास फैक्चुअली कोई सारी चीज़ें या जानकारियाँ नहीं होती है, जब वो काउंटर नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बदतमीज़ी और गाली-गलौज पे उतर आते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई गाली-गलौज करता है, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप उस तरह का आपका रिएक्शन नज़र आता है।
और इनको टीआरपी मिलती है और फिर लोग कहते हैं कि ये सब तो सेट था। तो हमारे जैसे लोग उसमें फँस जाते हैं और अभी भी इनफैक्ट ये सारी बातें हो रही हैं कि ये तो सेट ड्रामा था और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है टीवी चैनल वालों की भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती है, जो इस तरह के लोगों को लाकर बैठाते हैं, जिनका पता है कि वो किस तरह की बात करते हैं और जब कोई गाली देगा तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा। और ये कहीं न कहीं वो एक ऐसी, जैसे बिग बॉस में होता है, बिग ब बॉस एक स्क्रिप्टेड शो तो नहीं है, लेकिन वो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि ऐसे सिचुएशन में यही सारी रिएक्शन हो सकता है। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि उस इस सिचुएशन में किसका कैसा रिएक्शन आएगा। तो वो क्रिएटेड चीज़ें हो जाती हैं और जो कि नहीं होनी चाहिए। और मैंने कल से तो डिसाइड किया है कि मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह के मुद्दों पर मैं बहस ना करूँ, इस तरह के लोगों के साथ। अब मैं, जैसे आप कर रहे हैं या मैं खुद अपने चैनल पे करती हूँ या कोई और, उसमें ज़रूर करूँगी, बट ऐसे लोगों के साथ तो मुझे बिल्कुल नहीं करना। जहाँ पर आपकी बात भी नहीं पहुँच रही है और बेइज़्ज़ती अलग होती है। इतना बड़ा देश है, लोग कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। आप किस-किस को जस्टिफाई करेंगे। और कल से मेरे पास इतने कॉल्स आए हैं कि मेरा फ़ोन डेड हो गया, चार्ज पे नहीं लगा पाती। इतने लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, सबको बता-बता के मैं थक गई हूँ। मैं किस-किस को क्या बताऊँ कि क्या हुआ? हर कोई जानना चाहता है कि उसमें वहाँ पर क्या हुआ? लेकिन वो जानने के बाद भी सब वही सोचेंगे जो उनको सोचना है, जो मानना है। तो इस तरह के डिबेट्स मुझे नहीं लगता कि हेल्पफुल हैं टू ब्रिंग अबाउट एनी पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, जो हम लोग चाहते हैं करना। और मुझे ध्यान है इस तरह के जैसे कोई वेल मीनिंग शोज़ भी किए जाते हैं। मुझे ध्यान है कि एक जी, शायद न्यूज़ न्यूज़ नेशन पे एक सीरीज़ चलाई थी कि जी, क्या कहता है इस्लाम, आपको ध्यान होगा। जी, 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 और उसमें एक्स मुस्लिम्स को और किसी मुस्लिम तथाकथित स्कॉलर को, आजकल एक्चुअली क्या हर एक आदमी तो स्कॉलर बन जाता है, चाहे उसको टोपी पता हो लगाई, कुछ भी कि स्कॉलर नहीं। बन जाएँगे, बहुत टोपी ईज़ी लगाई है। और स्कॉलर बन गया। तो वो उन्होंने उसकी जो बहस कराई उसमें मैं देखती थी जो तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर थे, उनके यही रवैया होता था। वो बात को मुद्दे पे आने ही नहीं देना चाहते थे। हुँ। अच्छा साहब कोई मुझे भी पिनाज़ ने बुलाया था शो पे, मैंने भी कही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती थी, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा भई मैं नहीं आ सकती ऐसे शो पे। आप हुँ। एक सामने वाला बंदा एक ऐसा है जो सुनने के लिए तैयार है। आप बहुत सारे हम लोग जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ बैठते हैं, लेकिन आपकी बात सुनते हैं क्योंकि वो पढ़े-लिखे लोग हैं। आपका आपका जो ओपिनियन है उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद वो अपना रिएक्शन उस पे दे रहे हैं, वो अपना एक काउंटर रिएक्शन या अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो एक कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट बनकर निकलती है, लोगों को भी समझ में आता है, जिसको जो भी सही लगता है वो अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन ऐसी जो चिल्ला चोट वाली बहस होती है, जिसमें गाली-गलौज होती है, जिसमें सामने वाले को पता ही नहीं है कुछ कि वो इसका पूरा जो इस्लामिक या पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप सोशली या कॉन्स्टिट्यूशनली भी कोई एक ऐसी बात रख पाएँ, वो पता ही कुछ नहीं है। अब कुछ भी सिर्फ़ वहाँ पे एक अब कुछ भी बहस हो, बीजेपी मोदी लेके आ जाते हैं। तो मतलब सिर्फ़ आप मोदी-मोदी गाली कर लीजिए, बहस इस्लाम पे हो रही है, बहस 72 हुरों पे हो रही है, आप मोदी बीजेपी करने लग जाएँगे, तो वो हेल्पफुल नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि टीवी चैनल वालों को भी अपनी क्वालिटी ऑफ गेस्ट इम्प्रूव करना पड़ेगा और टीआरपी के लिए कुछ और खोजना पड़ेगा, मुझे लगता है। वो वो एक चलता था ना वो प्रोग्राम, क्या नाम था उसका, वो तारिक फ़तेह साहब करवाया करते थे फ़तेह ना? का फ़तवा। फतेह का फतवा। जी, उसमें भी ऐसी उसमें भी कई ऐसे सिचुएशन आई थी। वो तो अरे! ख़ैर एक बार क्या हुआ था उसमें ऐसा होता था फ़तेह के फ़तवा पे एक-एक दिन में कई-कई सारे एपिसोड्स बैक टू बैक, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्डिंग होती थी और वीकेंड पे जाता था वो शो, सैटरडे संडे। तो उसमें एक रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसमें साजिद रशीदी साहब भी थे और रशीदी साहब ने उनको बोला, अंकल फ़तेह को बोला कि इनकी बेटी तो नताशा के लिए कि वो बिना शादी के हुँ, उसके साथ क्रिश्चियन के साथ रहती है और उसके बच्चे भी हैं बिना शादी के। हुँ। तो पहली बार मैंने अंकल फ़तेह को इतने गुस्से में देखा, मैंने कहा निकल जा मेरे शो से, निकल यहाँ से, निकल। बोले मैं तो नहीं जाऊँगा, तू तो नौकर है, तू मालिक थोड़ी ना है यहाँ का, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से जब तक शो का प्रोड्यूसर नहीं करेगा। तो फिर प्रोड्यूसर आए सीधे हाथ उठ के और उनको लेके गए बाहर कि चलिए यहाँ से बाहर जाइए। तो ये आदत है आपको भी इनको कि आपको भी किसी ने कुछ कहा था ना, मुझे ध्यान है उसमें किसी।
उसी में रशीदी साहब ने कहा था, जब ये 2016 की बात है, तब मैं फ्रेशली मैं कॉलेज से निकली थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो बहुत बच्ची हो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मैं कि ये क्या कोई ये क्या बात है कि आप कोई बच्चा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी? अगर कोई हम्म, बच्चा सही बात बोल रहा है तो आप सुनिए उसका, आप उसको काउंटर कीजिए। तो वो यही इस तरह का चीजें कि अगर कोई दुपट्टा नहीं पहना, आपने जो बुर्का नहीं ओढ़ा, नताशा ने स्कर्ट पहनी, तो ये झूठी बात है, क्योंकि जो सवाल तारिक फतेह कर रहे हैं उसके पास उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप उनकी बेटी को बोलेंगे, जबकि हम सब जानते हैं कि नताशा की शादी एक क्रिश्चियन से हुई है, उनके बच्चे नहीं हैं, बट उन्होंने उस वक्त बोला कि बिना शादी के बच्चे हैं, बिना शादी के रहती है। तो ये जिना हो रहा है, एक मुझे याद है, बोला जी। कि तो खुलेआम जिना हो रहा है। ये लोग सामने वाले को पर्सनल अटैक करके उसको इमोशनली वीक करने की कोशिश करते हैं कि वो कमजोर पड़ जाए और वो नैरेटिव आगे ना जाए, क्योंकि इनके पास फैक्चुअल कोई काउंटर नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता उन सवालों का। तो इस तरह से ये उसको पूरे सिचुएशन को हैकल करते हैं और खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश करते हैं, और जो इन सो कॉल्ड इनकी फैन फॉलोइंग होती है, वहां पे ये बहुत बड़े हीरो बन जाते हैं कि देखिए हमने तारिक फतेह को तो ये धूल कल चटाई, हीरो तो नहीं बना, फूली खान को कल ये कर दिया, अंबर जैदी को वो कर दिया। तो ये इनका बस ये वहां पे हीरो बन जाते हैं और बैक स्टेज माफी मांग लेते हैं, अरे नहीं, माफ ये कर दीजिए शोएब आप। जमाई जो है वो कल हीरो तो बिल्कुल ही नहीं बना। उसकी खुलेआम पिटाई हो गई, तो एक्चुअली मोदी वो ने इसकी सारी खुलेआम चीजें पिटाई कर दी, तो उसमें हुआ क्या उससे ये संजय जी? विक्टिम तो नहीं प्ले नहीं कर पा रहा है, इसके तो नहीं, मुसलमान मैं ही बताती गालियां दे हूँ। रहे हैं कि साला तू पिट नहीं गया। नहीं, अब सुनिए ना, वो हुआ क्या, वो रिकॉर्डिंग थी और वो हम्म, ऑन एयर शो पे नहीं जाना था, तो उनको तब तक ये था कि ऑन एयर नहीं जाएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स हाँ। में से किसी ने वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे अलग अलग कॉलेज से आए हुए थे। अब किसने बनाई, किस किसने बनाई और कहाँ से वायरल हुई वो पता ही नहीं है। तो ये बंडाफोड़ हो गया। बंडा फोड़ हो गया कि साहब शोएब जमाई और जो नया नया मौलाना उसकी पिटाई हो गई, और पिटाई भी की किसी ने, एक महिला ने पिटाई कर दी। ये तो मेरे ख्याल से किसी मौलाना के लिए तो बहुत ही, अब इससे तो पहले भी शोएब हुआ जमाई था, जो है ना, इससे इनकी पहले भी हुआ इनकी था। सबसे बड़ी, मैं बताऊं इसमें सबसे दिक्कत क्या हुई, हम्म। इनकी हूरें कैंसिल हो गई। वो प्रोग्राम ही 72 हूरों पर था। अब महिला यदि आपकी पिटाई कर देगी तो इस्लाम के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से आपकी हूरें कैंसिल। ये तो बहुत ही गजब हुआ। गलत हुआ, गलत हुआ। अच्छा, एक और मौलाना हुए थे 2017 में, हुआ था जी हिंदुस्तान पे, जिसमें फिर मैं भी थी उसमें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बताइए बताइए। 2017 में हुआ था मौलाना के साथ, वो ट्रिपल तलाक पे उस वक्त बहस हुआ करती थी और बहुत ही जोरों शोरों पर होती थी, उसमें बहुत सारी डिबेट्स होती थी और बड़ा मुश्किल दौर था, हमें बहुत गालियां, बहुत धमकियां, बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिलती थी। हम्म, और हुआ ये था कि बरेली में किसी वो जो बरेलवी माँ के लोग हैं, उन्होंने मौलाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक निदा खान, एक महिला, वो उसी परिवार में उनकी शादी हुई थी और उनको हम्म, ट्रिपल तलाक दे दी गई थी, जो बरेली की रजा और वो लोग फैमिली है उसमें। तो हम्म, उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी, तो वो अपनी बात रख रहे थे और कोर्ट में केस उनका चल रहा था, तो उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि उसको ना तो कब्र की जगह दी जाए अगर वो मर जाए, ना दवा दी जाए और ना खाने के लिए कुछ दिया जाए, मतलब इन हम्म, शॉर्ट उसका सामाजिक बहिष्कार करने का प्रेस हम्म, कॉन्फ्रेंस करके बात की। तो इसी मुद्दे पर बहस हो रही थी। तो हम्म, पहला रिएक्शन एंकर ने मुझसे लिया, तो मैंने यही कहा कि ये बड़ी दुख की बात है कि इस देश में इस तरह से कुछ बेहुदा लोग इस बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बात एक महिला के लिए करते हैं और उस पर किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आता और उसको कोई भी बुरा नहीं कहता और महिलाओं के लिए फतवे निकल आते हैं। तो साथ में मौलाना एक बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे पिताजी के लिए, मेरे भाइयों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि तेरा बाप ये वो। तो मैंने कहा आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, माफी मांगी। तो वही गोल गोल जलेबियां बनाने लगे, उन्होंने माफी नहीं मांगी, बट जो भी है, कोई भी होता है, मेरे पिताजी नहीं है और मैं अपने पिताजी को लेकर बहुत इमोशनल हूँ, जब भी ऐसी कोई बात आती है तो वो सबके साथ होता है, अपने परिवार को लेकर आप होते हो, आपको गालियां धमकियां मिलती हैं, वो एक अलग चीज होती है, वो हमें आदत पड़ जाती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फैमिली तो वो आपसे नहीं होता है और हर किसी के लिए होती, ये एक जेन्युइन सी बात होती है कि अपनी परिवार के बारे में इस तरह की बातें नहीं सुन पाते हो, वो भी राष्ट्रीय चैनल पर।
तो वो बात किसी तरह से रफा-दफा हो गई। फिर फराह फैज़ जी एक लॉयर हैं, शायद आप उनको जानते हो। वो क्या बैठी नाम हुई है? थी, फराह फैज़। फरहात, फराह फैज़। फराह फैज़। जी, हुँ, जी, उन्होंने भी हिंदू से शादी की है, तो उनको भी ये कहते हैं कि ये तो लक्ष्मी वर्मा है, ये मुसलमान नहीं है। जी, तो उनसे जब पूछा गया तो वो यही बोलने लगे कि उनके ऊपर बात गई। जब उनसे रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, अपनी बात रखने लग गए क्योंकि उनको बहुत परेशान किया, उनको मारा बहुत ज़्यादा इन लोगों ने, उनके रॉड्स भी पड़े हुए हैं, तो उनका बहुत पहले से इन लोग के साथ काफ़ी झगड़ा रहा है। तो वो अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के साथ बात कर रही थी कि लोग गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे बदमाशी करते हैं, तुमने अभी बच्ची के साथ ये किया, वो किया। तो इस बात पे मौलाना साहब ने उनको गंदी वाली भद्दी गाली दी, माँ-बहन वाली जो होती है। हुँ, तो कोई भी गाली देगा तो उन्होंने थप्पड़ उठाने की ऐसे कोशिश की, थप्पड़ उनका अभी तक पहुँच भी नहीं पाया था, उससे पहले मौलाना ने उनको धूँस दिया, घूँसे-घूँसे-घूँसे। हुँ, इतने में सब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और मुझे लग रहा था वो, क्योंकि मैं बैठी हुई थी एंकर एंकर के बाद मैं बैठी हुई थी, फिर मेरे साथ में मौलाना, उसके नेक्स्ट फराह फैज़ बैठी हुई। तो मुझे उनके एक्शन से लग रहा था, क्योंकि वो बहुत उनकी साँसें तेज़ चल रही थी, लग रहा था ही इज़ अप टू समथिंग। तो मेरे पास सामने लैपटॉप और फ़ोन रखा हुआ था, मुझे लगा था कहीं मेरे ऊपर पानी नहीं फेंक दे, क्योंकि वो मेरा वाला एपिसोड खत्म हुआ था जस्ट। उसके बाद वो मूव होके उधर गए थे, तो मुझे लगा था कि मेरे ऊपर पानी फेंकेगा। तो हुँ, मैंने एक ग्लास हटा के ऐसे रख दिया, मैं कि पानी ना फेंके कम से कम मेरे ऊपर, नहीं तो लैपटॉप में सारी चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो हुँ। उसको कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर उन लोगों ने एडिट करके काफ़ी गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की कि पता था पहले से और इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई। तो ये लोग हमेशा से इसी तरह की चीज़ें करते हैं, गालियाँ देते हैं महिलाओं को। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर किसी के साथ एग्री नहीं करते, आप उनको बुरा कहिए कि हम नहीं मानते जो सुहुई खान कहती हैं, अंबर ज़ैदी कहती हैं, फराह फैज़ कहती हैं, या कोई भी कुछ कहता है। लेकिन जो गालियाँ देते हैं, उसी को वो एक 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 ही एक जो वन सेम ब्लैंकेट फ़ॉर्मूला सबके ऊपर लगा देते हैं ना कि ये सब गोदी मीडिया है, ये सब किराए के हैं, ये सब स्टेज था। वो उससे आपत्ति बहुत ज़्यादा होती है कि आप ये नहीं कहते कि भई शोएब जमाई ने गाली दी एक महिला को, गलत किया। फराह फैज़ को गाली दी, गलत किया। सब कहते हैं ये ड्रामा चल रहा है, गोदी मीडिया टीआरपी के लिए कर रही है। वो चीज़ें दुःख देती हैं और मुझे लगता है कि उस पे बात होनी चाहिए। मुस्लिम समाज को तो कम से कम खुलकर ये बात कह देनी चाहिए कि ऐसे लोग जो राष्ट्रीय चैनल पर जाकर गालियाँ देते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। आप ढंग के अपने लोगों को आगे लाइए जो एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉज़िटिव अपना नैरेटिव आगे बढ़ाएँ, जिससे कुछ शायद इस देश को और समाज में जो लोग हैं उनका कुछ भला मुझे हो लगता सके। है इन लोगों को लोग ही ऐसे पसंद हैं। कई कई बार जो है ये वो समीकरण नहीं बैठती ना टीआरपी वाली। सामने से भी यानी कि मुसलमान ये जो मौलाना आते हैं इनके विरोध में भी कुछ ऐसे ही लोग बैठालते हैं जो इसी तरह की बातें करते हैं। जी, अपने आप को दिखाते तो राष्ट्रभक्त हैं लेकिन बातें इसी तरह की करते हैं जिससे बस लड़ाई-भिड़ाई आप होती है। थोड़ा-सा हुँ, प्याज़ की एक परत खोलिए ना, अंदर से निकल आता है क्या है, ऊपर से लाल, फिर वो अंदर हुँ। से सफ़ेद, तो उस समय पता चल वो जाता कहते है हैं ना ना कि साहब किसका ये है। मुर्गे लड़ाते हैं मुर्गे, आपस में मुर्गे हाँ, लड़ाते हैं। कतमुरा ये कुश्ती। ये हाँ, ये आपस में इनका काम ही होता है कि मुर्गे लाओ और टीआरपी खाओ। हाँ, ये बड़ी दुःख की बात है। मुझे इस चीज़ से बड़ी आपत्ति होती है और मैं बहुत सालों से बहुत इन कोऑर्डिनेटर से हमेशा कहती हूँ कि कम से कम तुम एक तो इतनी बेसिक क्राइटेरिया रख लो कि कम से कम ग्रेजुएट गेस्ट हो आपका, कम से कम। आप ऐसा इंसान जिसने समाज में कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किया, कभी किसी चीज़ की एडवोकेसी नहीं की, कभी किसी की एक ₹1 की कोई मदद नहीं की या किसी के लिए हक की बात नहीं की। वो आके टेलीविज़न पे बैठ जाता है 8वीं फ़ेल और वो इस तरह की जहालत वाली गालियाँ, बदतमीज़ी और इस तरह की हरकतें करता है, आप उसको बार-बार बुलाते हो, मना करने के बावजूद भी कि हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, बट फिर भी बुलाते हो। मुझे लगता है कि एक जॉइंट एक एक्शन की ज़रूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ, जो लोग हमारे जैसे लोग जो आते हैं और जो ऐसे लोगों के साथ बैठने में कंफर्टेबल नहीं है। और मैंने सोचा हुआ है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूँगी। बहुत बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि मुझे लगता है कि जब सबको एक ही नाव में लग रखा जाता है कि सब एक जैसे हैं, तो हमारी जो लड़ाई है वो कहीं न कहीं हल्की पड़ जाती है और उसके लिए हमें ही कदम उठाने पड़ेंगे, खुद को बच सेफ रखने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हमें ही लेने पड़ेंगे और हमें ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इन लोगों के साथ नहीं बैठना, क्योंकि टीवी वाले तो इनको ले ही आते हैं।
उनको क्योंकि वो चाहिए होती है टीवी कि आपने टीवी कहा। टीवी वालों को तो ऐसे ही चाहिए लड़ाकू जी। मुर्गा ही चाहिए उनको, क्योंकि अगर दोनों तरफ से जी। मुर्गे लड़ाने हैं तो अगर मुर्गा लड़ाकू ना हुआ, सीधा-साधा हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना लड़ाई में। पुराने हुँ। ज़माने में जब ये होता था तीतर, बटेर, मुर्गे जब लड़ाए जाते थे तो उनको उनके ऊपर एक्सक्लूसिव बाकायदा स्पेस पैसे मिल लगते थे। पाए, उनके साथ एंकर जैसे अभी शोएब जमाई थे, उनके साथ अमीश ने वो जो उनका बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं अखंड भारत और काजल हिंदुस्तानी को लेकर उन्होंने गाली वाली बात की। तो वो कहते हैं कि हरामखोर कोई गाली थोड़ी ना होता है। तो प्रेम शुक्ला जी ने कहा तो फिर आपको हरामखोर बोल दिया जाए, अगर हरामखोर गाली नहीं होता तो। फिर मतलब कोई जवाब ही नहीं है। आप अपनी गाली को भी जस्टिफाई करते हैं। और इससे पहले आपका अखंड एक और भी तो हुआ था, आप दोनों थे और शायद वो टीवी 9 पे हुआ था मेरे ख़्याल से। एक वो और अभी न्यूज़ 4-5 दिन पहले का ही है, वो 72 ऊरों पे ही डिबेट थी, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं था। बट उसमें रशीदी साहब ने बोला था ऐसे ही सेम जो सुबुह को बोला कि आपकी शादी हराम, बच्चा हराम। तो सुबुह उनके पास सेम जैसे अभी उठ के गई थी, उन्होंने बोला फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? तो रशीदी साहब थोड़ा-सा पीछे हट गए और क्योंकि वो थोड़े हुँ, से समझदार हैं और काफ़ी पुराने हैं, तो उनको अंदाज़ा था कि अगर मैंने रिएक्ट समझ किया तो स्थिति समझदार है, रशीदी समझदार इन समझदार। द सेंस समझ नहीं रशीदी उसके शोएब जमाई के कंपैरिज़न में वो समझदार हैं, क्योंकि उनको पता है अच्छा, कि किस चीज़ से कितनी टीआरपी लानी है और कहाँ हमें विथड्रॉ करना है। तो उनको इस बात का अच्छा। अंदाज़ा है। जैसे तो अब मेरे साथ जब आपने डिबेट कराई थी तो भाग गए थे छोड़ के तुरंत। मैं वही बोल रही हूँ उनको पता है कि कहाँ पे विथड्रॉ करना है। वो इस हुँ, मामले में जमाई के कंपैरिज़न में समझदार हैं और मुझे लगता है कि अगर शोएब सुबह ही उनको मारती नहीं तो वो पलट कर नहीं मारते। इतना मुझे पता है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मारेंगे तो फँस जाएँगे। लेकिन जमाई उतना मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इलेक्ट्रोड की तरह चटर-पटर जहाँ फँसा आर्गुमेंट में वहाँ गाली पे उतर आता है। फँस जाता है फिर एक्सट्रीम रिएक्शन आ जाता है, वही कल भी हुआ। तो उस दिन भी हुआ लेकिन वो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था, अपनी पोज़ीशन को पीछे हट गए और एंकर ने थोड़ा-सा बीच बचाव किया, तो सिचुएशन तब कंट्रोल में आ गई थी। उन्होंने उसके वही बाद फिर बात ये इस इंसिडेंट के बाद फिर वो कंटिन्यू हुआ क्या बात बाद में? हाँ, हाँ, क्योंकि वो डिबेट कंटिन्यू हुई थी और क्योंकि वो उतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब नहीं हुई थी क्योंकि रशीदी पीछे हो गए और डिबेट वैसे भी उस पे अंतिम पड़ाव पे ही थी तो उतना ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ और नहीं, जो कल वाली जो बात है, कल 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 जो वाली बात हाँ, कल वाली डिबेट तो खत्म हो गई थी, वो ताबड़तोड़ तोड़-फोड़ मच गई थी फिर तो। बस अच्छा, तो वो वहीं पे एंड कर दी गई। ओके। जी। मैंने पूरी डिबेट अभी देख नहीं पाया हूँ, आपने लिंक भेजा नहीं मुझे। मैंने भी नहीं देखी, मुझे नहीं पता कहाँ से क्या एडिट हुआ, लेकिन वो कल ऑन एयर हो गई थी। ये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों का, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अंबर ज़ैदी जी। आप इसी तरह से इन मौलानाओं को चपत मारते रहिए। चपत क्या है, घूम से लात जो भी मार सकते हो मारिए, कोई दिक्कत नहीं। हम सब आपके सपोर्ट में हैं। और सुबुही जी को भी हमारी तरफ से बधाई दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय बहुत हिंद, धन्यवाद वंदे संजय जी। जय हिंद, वंदे मातरम।